साथ साथ सेक्टर स्पेसिफिक रिपोर्ट्स भी हैं जिस पर नजर होनी चाहिए। और रियल एस्टेट पर एचडीएफसी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई है और इसके अलावा अगर आप देखें क्लियरली रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मांग में बढ़ोतरी की संभावनाएं भी हैं, कुछ कंसर्न्स भी हैं। गौरांग जी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे ही समझते हैं और उनसे जानेंगे जब वो जुड़ेंगे हमारे साथ कि रियल एस्टेट पैक में किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं। फंडामेंटली रियल एस्टेट, सीमेंट और होम डेकोर कनेक्टिंग सेक्टर्स हैं और सीमेंट क्षेत्र की भी अगर बात करें, कुछ तमाम ब्रोकरेजेस पिछले दिनों सीमेंट क्षेत्र से जुड़ी भी आती हुई देखने को मिली। शुक्रवार के सेशन में सीमेंट स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्शन और इस वक्त अगर आप देखेंगे आज के सत्र में भी रियल एस्टेट सेक्टर पर कुछ रिपोर्ट्स हैं और इनफैक्ट अगर आप इन ब्रोकरेजेस की रेटिंग की बात करें, लगभग खरीदारी की राय और साथ ही अगर आपकी पोजीशन से उसे इंटैक्ट रखने की ही राय है। गौरांग जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अभी बस आपके जुड़ने से ठीक पहले रियल एस्टेट सेक्टर, सीमेंट और होम डेकोर क्योंकि कनेक्टिंग स्पेसेस है, इस पर हम बातचीत कर रहे थे। सर, आज कुछ तमाम रिपोर्ट्स भी आई हैं, हालांकि अप्रूवल में देरी से प्रॉजेक्ट लॉन्चेस में देरी की संभावनाएं रियल एस्टेट सेक्टर पर जताई जा रही है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट है और इसके अलावा अगर आप देखेंगे क्लियरली रियल एस्टेट इंडस्ट्री में डिमांड में बढ़ोतरी आने वाले दिनों में। सो अप साइकिल की जो बात करते हैं वो तो इंटैक्ट ही है, कुछ तमाम चैलेंजेस या कंसर्न्स नजर आ सकते हैं। अब आप बताइए क्या चैलेंजेस, कंसर्न्स है रियल एस्टेट के लिए और क्या राय होगी ये कनेक्टिंग स्पेसेस रियल एस्टेट, सीमेंट एंड होम डेकोर के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद मानसी, आपका। आप सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। देखिए, कठिनाइयां और अटकलें तो बहुत सारी थी रियल एस्टेट सेक्टर में पहले, लेकिन फिर धीरे धीरे करके जिस प्रकार से नीतियों में बदलाव हुआ और नई नीतियां लागू की गई, मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट रेरा जिसे हम कहते हैं, फिर रियल एस्टेट सेक्टर में बाकी अन्य आपको अनुशासन के साथ कामकाज आते हुए दिखा, जहां पर अगर आपने एक प्रोजेक्ट के लिए पैसे इकट्ठा किए हैं तो उसी प्रोजेक्ट में आपको पैसे खर्च करने हैं, आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में वो पैसे नहीं लगा सकते, जो कि पहले हुआ करता था। और एक बड़ा कारण था जहां पर बिल्डर समय सीमा जो दी गई थी उसके अनुसार घर लोगों को नहीं दे पा रहे थे, वगैरह वगैरह वगैरह। थोड़ा बहुत नहीं, काफी सारा सुधार हुआ है मानसी क्षेत्र में, लेकिन फिर भी ये हाई बीटा है क्योंकि कुछ नाम कमजोर बैलेंस शीट वाले और क्षेत्र का नाम खराब करने वाले अभी भी है यहाँ पर। क्या अड़चन है? तो पहले तो मतलब जो अनुमतियां लेनी होती हैं एक बिल्डर को एक प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, और आखिर तक जब आपको ओसी यानी कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है, बिजली के तार जुड़ते हैं और पानी की पाइपलाइन जुड़ती है, तब तक मेरे ख्याल से बहुत सारे आपको अनुमतियां लेनी पड़ती है अलग अलग विभागों से। एक वो बड़ा मुद्दा है। दूसरा, काफी कुछ प्रतिबंध लगते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ठंडी की सीजन में अगर आप एनसीआर या दिल्ली में जाएं तो जब प्रदूषण बढ़ जाता है तो इस क्षेत्र के ऊपर फटकार ऐसे मिलते हैं कि आपको कामकाज बिल्कुल ठप कर देना पड़ता है, यानी कि 2-3 महीने आप कामकाज नहीं करते तो आपका प्रोजेक्ट लॉन्च जो डेट होता है वो फिर पीछे धकेल दिया जाता है और बहुत सारी कॉस्ट ऊपर चली जाती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए मानसी, वो मेरे ख्याल से बहुत जल्द बिक जाते हैं, फिर वो चाहे 3 करोड़ 4 करोड़ के हो या 6-7 करोड़ के हो। हमने उदाहरण के तौर पर कुछ समय पहले किसी एक रियल एस्टेट कंपनी ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और 6-7 करोड़ के प्रोजेक्ट्स घर 2 दिन में 3 दिन में पूरा प्रोजेक्ट बिक गया था। तो मांग बिल्कुल बरकरार है। बजट आने वाला है बहुत जल्द 1 फरवरी को। हम अनुमान करते हैं कि वित्त मंत्री साहिबा श्रीमान निर्मला सीतारामन जी इस क्षेत्र के लिए पहले भी बहुत कुछ किया है, आगे भी बहुत कुछ करेंगे, खास करके अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग फॉर ऑल के तहत जो नीतियां बनी है वो। हमें जो कंपनियां पसंद आती है वो है शोभा लिमिटेड और प्रेस्टीज एस्टेट्स। फिलहाल ये 2 कंपनियों पर खरीदारी की राय है। सो प्रेस्टीज एस्टेट, शोभा लिमिटेड, रियल एस्टेट स्पेस से जुड़े कुछ स्टॉक्स जिस पर खरीदारी फंडामेंटल आउटलुक का गौरांग जी की तरफ से हमें मिल चुका है। और रियल एस्टेट इन पर्टिकुलर अगर आप देखें क्लियरली साइंस ऑफ विजिबिलिटी जो है रियल एस्टेट के लिए काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं और ये इस वक्त ही नहीं है, काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि स्लो एंड इवेंचुअल लेकिन वन साइड अप मूव ही रियल एस्टेट सेक्टर में नज़र आता है। और सिर्फ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट ही नहीं, कमर्शियल रियल एस्टेट और इसके साथ रोड इंफ्रा, इन कंपनियों को भी जोड़ना चाहिए क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट की रफ्तार हम देख रहे हैं भारत में, जो डेवलपमेंट रोड इंफ्रा ओवरऑल डेवलपमेंट होता हुआ जो नज़र आ रहा है, इसका क्लियर कट इम्पैक्ट है जो कि ये सारे
सारे के सारे स्पेसेस पर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। सो जैसे कि मैंने कहा, कनेक्टिंग सेक्टर्स हैं रियल एस्टेट, उसके साथ सीमेंट और सीमेंट के साथ होम डेकोर, लेकिन साथ साथ रोड इंफ्रा स्पेसेस को भी जोड़ लेना चाहिए। और क्लियर कट उदाहरण भी है इसका, जिस तरह से टोल कलेक्शन डेटा हम देख रहे हैं, जिस तरह से हाईवे एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं, इनसे जुड़े स्क्रिप्ट्स पर ज़रूर आपको नज़र रखनी चाहिए। और लॉजिकल है, इस पर खास तौर से अगर नज़र रखेंगे क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। देवांग, एक टेक्निकल नज़रिया भी आपसे जानना चाहेंगे। अभी गौरव हमें अपने ब्रोकरेजेस आखिर रिसर्च लिंक में बता रहे थे सारे के सारे स्टॉक्स रियल एस्टेट से जुड़े, जिस पर HDFC सिक्योरिटीज बुलिश है। गौरांग जी ने भी अपना फंडामेंटल आउटलुक बताया। इस रिपोर्ट में गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा लिमिटेड, प्रेस्टीज और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का जिक्र किया गया। या तो खरीदारी, या तो एडिशन, या तो पोजीशंस को इंटैक्ट रखने की राय दी गई है। आप रियल एस्टेट क्षेत्र को कैसे देखते हैं? रियल एस्टेट की बात करते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज का जो स्ट्रक्चर है काफी अच्छा है, टेक्निकल स्ट्रक्चर। एक स्टॉक ने एक बेस बना के अपसाइड रिज्यूम किया था। पास्ट फ्यू डेज में कुछ कंसोलिडेशन देखने मिला है स्टॉक के अंदर, बट अभी भी जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो 2840 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में एंट्री की जा सकती है। 3100 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी में। ठीक है, 3100 तक के लेवल्स नज़र आ सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर शुक्रवार का क्लोज यहाँ पर देख रहे हैं। मजबूती ऑलमोस्ट 2% की देखने को मिली थी और उसके बाद यहाँ पर तेज़ी के साथ क्लोजिंग, और यहाँ से 3100 तक के टारगेट्स भी एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो क्लियरली टेक्निकली भी अगर आप देखें, सो एक्सपर्ट्स का भी भरोसा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में है। इस रिपोर्ट में भी अगर पोजिशंस हैं और ज़्यादा एक्यूमुलेशन यानी कि गिरावट में खरीदारी की राय HDFC सिक्योरिटीज़ की इस रिपोर्ट में आप देख रहे हैं। क्लियरली गिरावट तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अगर एंट्री पॉइंट्स मिल जाएं तो इसे एक अपॉर्चुनिटी है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के लिए, आप मानकर चल सकते हैं। टारगेट्स इन्होंने रेज किए और इसी लिस्ट में शोभा, प्रेस्टीज जैसी कंपनियां, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस जैसी कंपनियां भी हैं। एक नज़र हमारी होनी चाहिए कंजम्पशन थीम पर, और इसमें पुल अप करेंगे गोदरेज कंज्यूमर। गौरांग जी, वैसे तो कंजम्पशन स्पेस जो है हम देख रहे हैं, मांग की कंसर्न्स है, डिमांड कंसर्न्स हैं, इनपुट कॉस्ट के कंसर्न्स हैं, स्टॉकिंग हो चुकी है, और इसी सारी चीज़ों के चलते और इन्फ्लेशन एक बड़ी से बड़ी कंसर्न, जिसके चलते कंजम्पशन स्टोरी जो है वो मानो गड़बड़ाई है। गोदरेज कंज्यूमर पर एक रिपोर्ट आई है JP मॉर्गन की। ओवरवेट रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है। इनका मानना है कि 1365 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। अब आप देखिए 1111 के लेवल्स पर ये क्लोज हुआ था, लेकिन इनका ये कहना है कि हाल की गिरावट के बाद रिस्क रिवॉर्ड जो है वो वाजिब यानी कि रैशनल नजर आ रहा है। इंडस्ट्री के मुकाबले शेयर जो है वो आउट परफॉर्म करेगा। पहले तो इंडस्ट्री या कह सकते हैं कि सेक्टर को किस तरह से देखना चाहिए, और फिर सेक्टर में इस स्टॉक को किस तरह से देखना चाहिए सर? पांसी, देखिए, दूसरी तिमाही में नतीजे जो आए थे FMCG क्षेत्र की कंपनी के, सभी कंपनियों की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन कमूमन जितनी जो दिग्गज कंपनियां थी और जो मझौली FMCG क्षेत्र की कंपनियां थी, वो नतीजे मेरे ख्याल से अनुमान से नीचे आए थे, अनुमान के से खराब आए थे। और उसका कारण मुख्य ये था कि जो सहायता आपको ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण भागों से बिक्री को लेकर के होने वाली थी, वो हुई नहीं। दूसरी तरफ बड़े शहर, छोटे और मझौले शहरों में से जो मांग आती थी वो भी निचले स्तर पर थी। इसी के कारण जो आय का आंकड़ा था कुछ कंपनियों का, वो नीचे आया। जब आय आपकी नीचे आती है, यानी कि आपका जो टोटल टर्नओवर है वो नीचे आता है, तो जाहिर है आपके शुद्ध मुनाफे पे भी उसका असर पड़ेगा। थोड़ा बहुत उसका कारण लागत खर्च को लेकर के भी था, क्योंकि काफी कुछ उठापटक हमने कच्चे तेल के दामों में देखी थी। जिस प्रकार की परिस्थितियां खाड़ी देशों में से खड़ी हुई हैं और जो असर उसका कच्चे तेल के ऊपर आया, लेकिन ये सभी कारण जो नकारात्मक है उसको देखते हुए और जो करेक्शन आया है FMCG क्षेत्र की कंपनियों में निचले स्तर पर, हमें भी लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो गया है। जो कंपनी की आप बात कर रहे हैं मानसिक, गोदरेज कंज्यूमर, वहां हमारी भी खरीदारी की राय है। 1250 के ऊपर के लक्ष्यांक है, और हम ये मानते हैं, और जो कंपनियों की मैनेजमेंट ने टिप्पणी करी, कि तीसरी और चौथी तिमाही में परिस्थिति अब धीरे धीरे करके सुधरेगी, और अगले वित्तीय वर्ष में यानी कि 1 अप्रैल 2025 से जो नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा, वो वहां पर आपको सुधार और भी तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा।